हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया था। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। एक अभिलेख सांची, यानी सांची मध्य प्रदेश में लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो यह अभिलेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। तो प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली नई दिशा मिली जेम्स प्रिंसेप के शोध से, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख को। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। तो अभिलेख किसे कहा जाता है? जो पत्थर, धातु या फिर मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं, तो उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। तो अभिलेख वह स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जाता है। उदाहरण के लिए
लगभग 250 ईस्वी पूर्व में अक्षर अ जो है इस प्रकार से लिखा जाता था, और इस प्रकार से लिखा जाता था, और 500 ईस्वी में यह इस तरह से लिखा गया, इस तरह से अ को लिखा गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। तो जो प्राचीनतम अभिलेख है वह प्राचीन भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, जो आम लोग बोलते थे, तो उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे हैं। तो अजातशत्रु और अशोक के नाम जो है वह प्राकृत भाषा में है, यानी जनसाधारण की भाषा में है, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। क्योंकि तमिल, पाली और संस्कृत भी बहुत लोग बोलते थे, तो पाली बिहार में अधिकांश लोग जो है बिहार में पाली भाषा बोलते थे, यानी मगध क्षेत्र के लोग पाली भाषा बोलते थे। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद के बारे में। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल जो है माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो महाजनपद काल को जो है आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, और इसी काल में यानी महाजनपद काल में ही बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होने लगा। बौद्ध और जैन धर्म की आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। तो अधिकांश जो महाजनपद था उस पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो जो था महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन होता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो आप लोग जानते होंगे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध गण से संबंधित थे। महावीर तो वैशाली भी गण था, और भगवान बुद्ध तो वह कपिलवस्तु से थे, तो कपिलवस्तु भी गण ही था। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। तो बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। आरंभिक राज्य व उनकी राजधानियों को हम लोग देखते हैं। गांधार, तो तक्षशिला थी इसकी राजधानी। शूरसेन, मथुरा, अवंती, उज्जैन, वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मगध, राजगीर, बज्जी यानी ब्रिजी जहाँ के वहाँ की राजधानी थी वैशाली, फिर मल, कुशीनगर, अंग, चंपा। तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया
और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन यानी लोक, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। तो जनपद का प्रयोग जो है प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन यानी लोक, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। तो ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहा जाता है जहाँ सत्ता जो है पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा है वह एक समूह शासन ही, यानी जो 11th क्लास में रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ना है वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध की राजधानी राजगिरी थी। बाद में राजगिरी से स्थानांतरित करके उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरी यह कि लोहे की खदान यानी आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी। तो एक यह था कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी और दूसरा कि लोहे की खदानें जो है आधुनिक झारखंड में पड़ गया है, पहले बिहार में ही था परंतु अब जो है वर्तमान झारखंड में है, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे और जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो कि सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। तो मगध महाजनपद जो था गंगा नदी के तट पे था, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण जो है विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां जो है लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। तो प्रारंभ में राजगाह यानी आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी, यानी मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया उदयन के द्वारा, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। राजगीर के किले की दीवार है, यह दीवारों से घेरा गया था राजधानी को। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।